ऑब्जेक्टिव देखेंगे, साइंस ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना आप लोग का? यस सर। साइंस ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पहला क्वेश्चन है ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर गाड़ियों में लगा हुआ होता है और गाड़ियों द्वारा चली गई दूरी को मापता है। गाड़ियों द्वारा चली गई दूरी को मापता है कि कितना दूरी गाड़ी चली है, उसको मापता है। तो ओडोमीटर मापता है किस चीज को? दूरी को। किसको? दूरी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। आप लोग देखे ना, त्वरण निकालते हैं। त्वरण जब निकालते हैं तो त्वरण का क्या फॉर्मूला लिखते हैं? ए बराबर v माइनस यू बटे टी। ए बराबर v माइनस यू बटे टी। तो यही है वेग में परिवर्तन। इसी को वेग में परिवर्तन की दर कहते हैं। यही चीज है वेग में परिवर्तन की दर। तो उसको किस चीज से डिनोट करते हैं या क्या चीज कहते हैं उसको? त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है u बराबर v प्लस ए टी, दूसरा ऑप्शन है आपका v बराबर u प्लस ए टी, और तीसरा ऑप्शन है v प्लस u बराबर ए टी, और चौथा ऑप्शन है u बराबर a प्लस वी टी। तो देखिए ये वेग का सूत्र है ना, अंतिम वेग का सूत्र है ये v बराबर, ये दूसरा नंबर सही हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी। ये सही सूत्र है, फॉर्मूला सही है। ये दूसरा नंबर होगा v बराबर u प्लस ए टी। क्या? v बराबर u प्लस ए टी। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का गति का कौन सा नियम? न्यूटन का गति का कौन सा नियम? न्यूटन का गति का 3 गो है। गति नियम कितने हैं? 3। न्यूटन के गति नियम कितने हैं? 3। इसीलिए कह रहा है कि न्यूटन का गति का कौन सा नियम, पहला कि दूसरा कि तीसरा, कौन सा नियम जड़त्व की परिभाषा देता है? जड़त्व की परिभाषा देता है। तो देखिए न्यूटन का गति का जो पहला नियम है, पहला नियम न्यूटन के गति का पहला नियम वो जड़त्व का परिभाषा देता है। जड़त्व क्या होता है? किसी वस्तु का जो वह गुण जो उसको गति में या विराम में बनाए रखता है। कोई भी वस्तु, जो वस्तु गति में रहता है वो गति में रहना चाहता है, और जो विराम में रहता है वो विराम में रहना चाहता है। इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं या जड़त्व कहते हैं। समझिए ना? तो न्यूटन का गति का कौन सा नियम जड़त्व की परिभाषा देता है? पहला नियम। कौन नियम? पहला नियम। अगला क्वेश्चन है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। उसका संवेग हो जाता है। क्या होता है? देखिए संवेग क्या चीज होता है? संवेग जो होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग का गुणनफल, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग का गुणनफल को संवेग कहते हैं। समझिए ना? किसी वस्तु का द्रव्यमान को n से डिनोट करते हैं और वेग को v से। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब इसका वेग को आधा कर देंगे, वेग को आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? v/2 हो जाएगा। आधा कर रहे हैं वेग को, तो इसको हल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? mv/2। तो क्या हो जाएगा? संवेग आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा। उसका वेग को आधा करने से संवेग भी आधा हो जाएगा। संवेग भी आधा हो जाएगा। आगे है किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, कोई वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो इसमें लिखेंगे, देखिए संतुलित बल और असंतुलित बल 2 प्रकार का बल होता है। तो उसमें जो असंतुलित बल है वो उसको उस बल की आवश्यकता होती है। संतुलित बल से वस्तु वहीं का वहीं रहेगा। समझ रहे ना? संतुलित बल से वस्तु वहीं का वहीं होगा, उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन असंतुलित बल रहेगा तो वो त्वरण उत्पन्न करेगा।
असंतुलित बल। क्या होगा? असंतुलित बल। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, भार का एसआई मात्रक है। भार का एसआई मात्रक है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? जो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, वही इसका भी होता है। भार का मात्रक न्यूटन। क्या? न्यूटन। भार का मात्रक न्यूटन। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान, गुरुत्वीय जो त्वरण होता है उसका मान क्या होगा? वो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे उतना गुरुत्वीय त्वरण का मान घटते जाएगा। घटता है, घटता है। क्या होता है? हाँ। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ पर रखे पत्थर में होती है। ये ऊर्जा को पूछ रहा है। पहाड़ पर रखे पत्थर में होती है, कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। रखा हुआ है तो गति में नहीं ना है, तो स्थितिज ऊर्जा होगा। क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। पहाड़ पर रखे पत्थर में होती है, क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। क्या? अगला है, ऊर्जा है। ऊर्जा है, ऊर्जा क्या चीज है? तो इसको कहेंगे ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर वही सवाल है एक तरह से, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। एक ही सवाल देख रहे हैं आप, उलट के दे दिया है। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? ऊर्जा। क्या कहते हैं? ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम का, सोडियम जो धातु होता है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है वो बताना है आपको। तो देखिए, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। उसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 11 का, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 2 8 1। क्या हो गया? 2 8 1। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। तत्व का परमाणु द्रव्यमान है। तब तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? कोई तत्व है उसमें 18 न्यूट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो देखिए, परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए जो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या है और जो प्रोटॉन की संख्या है, दोनों को जोड़ देंगे। परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को जोड़ देंगे। समझिए ना? परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को जोड़ देंगे। तो 18 और 17 जोड़ देना है। 17 × 34 हो गया और 1 35। परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 35। कोई दिक्कत क्या? अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु का विस्थापन, किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। विस्थापन क्या होता है पहले ये जानना है। जब एक वस्तु एक जगह से दूसरे जगह चला जाए, चाहे जिस रूप में आप ले जाए, स्वतः चला जाए, तो उसको क्या कहेंगे? विस्थापन। जब एक वस्तु एक वस्तु दूसरी जगह चला जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाए, तो उसको क्या कहेंगे? विस्थापन। क्या कहेंगे? विस्थापन। और पुनः दूसरे जगह से उसी स्थान पर आ जाए, दूसरे जगह से फिर उसी स्थान पर आ जाए, पहले की जगह में पहले जहां था वहीं आ जाए, तो उसका विस्थापन 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो देखिए, किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तो देखिए, 2 कंडीशन बन जाता है भाई। एक वस्तु 1 किलोमीटर तक आगे गया, फिर 1 किलोमीटर पीछे आ गया, तो विस्थापन तो 0 हुआ, लेकिन दूरी वो तय किया 2 किलोमीटर, एक जाने में और दूसरा आने में।
तो इसका जवाब होगा किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, शून्य नहीं भी हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन है 18 किलोमीटर प्रति घंटा का मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगा। 18 किलोमीटर जो है प्रति घंटा उसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। तो 18 को क्या करेंगे, तो 18 लिखेंगे इधर, और जो किलोमीटर है उसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे। 1000 से गुना करेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 18 किलोमीटर को बदल रहे हैं तो 18 से गुना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रति घंटा है, प्रति घंटा बोले तो 1 घंटा, 1 घंटा को हमको किस में बदलना है, सेकेंड में। तो 1 घंटा को सेकेंड में बदलेंगे तो उसको क्या करेंगे, 60 गुना 60, ऐसे। समझ में आ गया है। तो अब फिर क्या करेंगे, हम लोग इसको काट लेंगे। 1 0 1 0 कट गया, फिर 1 0 1 0 कट गया, फिर 6 से काटेंगे इसको, 6 एका 6, 6 तिया 18, फिर 3 से कटेगा, 3 एका 3, 3 दूना 6, फिर यहाँ 10 बचा वो कट जाएगा, 2 एका 2, 2 पचे 10, यानी आपका आ गया आंसर 5 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आ गया, 5 मीटर। समझ में आ गया है, ठीक है। तो फिर नोट करिए, ओके।